Hello, learners. I hope you are enjoying this journey deep into the human mind जो हम लोगों ने शुरू की है. We have talked about how our personality is shaped. हम लोगों ने फ्रॉइड की थ्योरी देखी, हमने एरिक्सन की थ्योरी देखी. अभी भी ये सवाल हमारे सामने उतर के आ रहा है कि हाउ इज आवर पर्सनालिटी डिटरमाइंड. हम जो हैं, हमारा जो सम टोटल, हमारा जो व्यक्तित्व, हमारी जो शख्सियत है, वो कैसे बनती. यही सवाल मन में आता है कि क्या हमारी पर्सनालिटी हमारे पेरेंट्स से आती है, या हमारी पर्सनालिटी हम आजू बाजू में हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे दोस्तों से, हमारे कोवर्कर से हम अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है कि is the what are the factors that determine our personality, this is one of the oldest and most complex questions in the study of human behavior. और अभी तक इसका सटीक जवाब कोई भी नहीं दे सकता. इवन मी, यू, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो कल कैसे बिहेव करेगा. आज ऐसे बिहेव कर रहा है तो हम लोग रिलेटिवली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कि किसके ऊपर किस चीज का क्या असर पड़ रहा है. इवन मैं अगर अपने स्टूडेंट्स के साथ अगर कोई बात बोलता हूँ, तो कौन सी बात उन्हें इंस्पायर करेगी, कौन सी बात उन्हें मोटिवेट करेगी, कौन सी बात उन्हें कभी कभी ऐसा होता है कि एक शब्द बच्चों को बहुत ज्यादा दिल पे लग जाता है. तो इस चीज को समझने के लिए बहुत रिसर्च की जा रही है. However, there are certain variables, there are certain five broad categories जो रिसर्च ने अभी तक आइडेंटिफाई की है, which help us to determine our personality. ये जो five broad categories है, that is heredity, environment, family, social and situational factors. So ये जो पांच broad categories है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में, शेप करने में कितना असर पड़ता है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विथ हेरिडिटी. हेरिडिटी इज दिस इज द ओल्डेस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी. जो सबसे पहली जो पर्सनालिटी थ्योरीज बनी थी, चाहे आपने फ्रॉइड की देखी हो, चाहे एरिक्सन की देखी हो, या इवन अदरवाइज भी, हम कॉमनली भी जब बात करते हैं, नॉर्मली भी जब हम बात करते हैं, तो यही बोलते हैं कि हमारी पर्सनालिटी हम अपने अपने बाप दादा से, हमारे पूर्वजों से, हमारे मदर फादर, इन सब चीजों से हमारी पर्सनालिटी बनती है. सो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी रिफर्स टू दोज फैक्टर्स दैट वर डिटरमाइंड एट कंसेप्शन. व्हेन वी वर कंसीव्ड बाय आवर पेरेंट्स, उस समय बर्थ से ही हमारी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं डिटरमाइन होने लग जाती है. हमारे हिंदी में भी एक मुहावरा है, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं. तो मतलब आप कैसे हैं, वो कहीं ना कहीं बर्थ से ही पता चल जाता है कि हाउ यू आर गोइंग टू बी. इसमें आपका फिजिकल स्टेचर, आपकी फेशियल अट्रैक्टिवनेस, आपका सेक्स, आपका टेम्परामेंट, आपका मसल कंपोजिशन, रिफ्लेक्सेस, एनर्जी लेवल, बायोलॉजिकल रिदम्स, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं कंप्लीटली या फिर मोर और लेस फ्रॉम आवर पेरेंट्स. ये हेरिडिटी अप्रोच जो है, ये अप्रोच ये बोलती है that the ultimate explanation of any individual's personality is the molecular structure of genes located in the chromosome. थोड़ा सा टेक्निकल है, समझाता हूँ. कि देखिए, हम ईच पेरेंट से, हमारे मदर से 23 क्रोमोसोम हमें मिलते हैं, फादर से हमें 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं. एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आपने शायद सुना होगा. तो ये 46 क्रोमोसोम्स जब हमारे अंदर जाते हैं, हाँ, ये 46 के 46 क्रोमोसोम्स के अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं. जीन्स, डीएनए, आरएनए, ये सब चीज आपने सुनी होगी. ये कुछ भी नहीं है. जीन बेसिकली हमारा कोड है, हमारा बायोलॉजिकल कोड है. जिस तरह से एक कंप्यूटर का कोड होता है, उसी तरह से एक ह्यूमन कोड जो होता है, वो हमारे ह्यूमन जीनोम में फाइंड किया जाता है. तो जैसे आप कंप्यूटर में एक कंप्यूटर स्टिक से डेटा निकाल के यूएसबी ड्राइव में से अगर एक लैपटॉप से डेटा निकाल के दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह से ये जो हमारे ट्रेट्स है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू अ डीएनए. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च बोलती है. थ्रू अ डीएनए ये ट्रांसमिट होते हैं. एंड वी गेट, हमारे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारा जो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है, हमारा जो जीनोम है, उसके अंदर आप कुछ जो प्रोग्राम लेके आएंगे, वो अपनी मदर का लेके आएंगे, कुछ प्रोग्राम अपने फादर का लेके आएंगे. दैट्स द रीजन. आप पर किसका इसमें फादर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसमें मदर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसको कोई मेजर नहीं कर सकता आज तक. You can predict to a relative degree, but it is completely by chance. इसीलिए आप देखते हैं कि इवन द चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, मतलब अब जैसे मैं और मेरा ब्रदर है, तो हम दोनों, हम हमारे में कुछ सिमिलैरिटी होगी, बट हम एग्जैक्टली सेम नहीं है. वी आर नॉट क्लोन्स. इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी आप देखेंगे, तो हर एक आइडेंटिकल ट्विन की चाहे शक्ल भी मिलती हो, तो भी दे बोथ हैव डिफरेंट क्वालिटीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So these characteristics are generally imported and they differ from children to children.
नाउ रोल, हेरिडिटी का क्या रोल रहता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ये अभी तक एक लाइक आई सेड अनडिस्कवर्ड टेरिटरी, अभी तक लोग इसको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। बट कुछ क्लासिफिकेशन, ये 5 क्लासिफिकेशंस, कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, और ये 5 क्लासिफिकेशंस मोर और लेस कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि इन चीजों का असर हेरिडिटी से जरूर पड़ता है। सबसे पहले फिजिकल स्ट्रक्चर, आप कितने टॉल है, आप कितने शॉर्ट है, इसका कहीं ना कहीं फर्क पेरेंट्स से पड़ता है। बट देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू द रूल। आप देखेंगे कई बार दोनों पेरेंट्स शॉर्ट होते हैं तो भी बच्चा बहुत टॉल निकल के बाहर आता है। कई बार आप देखेंगे कि भाई बहुत टॉल पेरेंट्स के बच्चे शॉर्ट निकलते हैं। बट मोर और लेस इसको कहीं ना कहीं स्टडी किया गया है कि फिजिकल स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है हमारी हेरिडिटी से। हमारा नाक लंबा होगा, छोटा होगा, हमारे पैर छोटे होंगे, बड़े होंगे, ये सब फिजिकली हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है दैट इज डिटरमाइंड बाय आवर हेरिडिटी। हमारे रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं कि सपोज अगर मैं आपको पिन से एक पिन चुभोता हूं, तो कितना जल्दी आप अपना हाथ पीछे खींचते हैं, आपको पेन कितना जल्दी फील होता है, आपको ठंड कितनी फील होती है, गर्मी कितनी फील होती है, आप पलक कितना जल्दी झपकाते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसको रिफ्लेक्स बोला जाता है। एंड अगेन ये भी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है। अगर आपके पेरेंट्स दे हैव अ हाई थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, उनको मतलब पेन कम होता है, तो इन दैट केस आपकी भी टॉलरेंस लेवल बढ़ती है। देन इनेट ड्राइवर्स, इनेट ड्राइवर्स क्या होता है, हमारी जो इम्पल्सेस है कि कोई भी हमारे पास साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल टेंशन आती है, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रेशर आता है, तो उसका हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है, हम किस तरह से इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय आवर हेरिडिटी। नेक्स्ट कम्स इंटेलिजेंस। अगेन द जूरी वाज आउट इन दिस वन, बट ये कहीं ना कहीं मोर और लेस ये फाइंड आउट किया गया है कि इंटेलिजेंस हमारे को हमारे माँ बाप से, हमारे पूर्वजों से हमें मिलती है। और इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपेसिटी टू लर्न। हम कितना जल्दी सीखते हैं, कितना रिटेन करते हैं, दिस इज अगेन समथिंग दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स थ्रू द हेरिडिटी। देन टेम्परामेंट, आप पेशेंट है, आप गुस्से वाले हैं, आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, या आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, एक आपका पैटर्न क्या है, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, आपकी इमोशनल मेकअप क्या है, वेदर यू आर वेरी एक्साइटेबल, वेदर यू आर लेथार्जिक, वेदर यू आर इंट्रोवर्ट, वेदर यू आर एक्सट्रोवर्ट, ये कहीं ना कहीं आता है, मिलता है हमें फ्रॉम आवर हेरिडिटी, फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो ये जो फैक्टर्स है, इसके ऊपर काफी काम किया गया है, एंड वी बिलीव कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ये सब चीजें हेरिडिटी से हमें मिलती है। नेक्स्ट कम्स इन्वायरमेंट, कि अगर रिसर्च ये बोलती है कि अगर हम सारे पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ हमारे पेरेंट्स से ही हमें मिलते, तो बर्थ के ऊपर ही सब फाइनल हो जाता। आज जैसे ही मैं पैदा हुआ, मोर और लेस अगर मुझे ऑब्जर्व कर लेते पहले 1-2 साल के, मैंने मेरे फादर से क्या लिया और मैंने मेरी मदर से क्या लिया है, एंड बस फाइनल हो गया कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, जिंदगी भर मैं यही रहने वाला हूँ। शायद मैं जिंदगी भर एक्सट्रोवर्ट रहूंगा, शायद मैं इंट्रोवर्ट रहूंगा, शायद मैं बोल्ड रहूंगा, शायद मैं एग्रेसिव रहूंगा, ये बचपन में ही पता चल जाएगा। और तो और मैं तो ये भी बोलता हूँ, अगर सब चीजें हम लोग अपनी पेरेंट्स की लेते तो लाइफ के अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे हम सब लोग एक जैसे ही बन जाएंगे, हम लोग क्लोन्स की तरह घूम रहे होंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि बर्थ के अंदर हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आसपास जो भी होता है जीवन में, आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। वहीं पे साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं ये बात को समझा कि एनवायरनमेंट का जरूर कोई रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। आपका मेरे स्क्रीन के उस तरफ कौन सा लर्नर बैठा है मुझे पता नहीं, बट मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं जैसा जब मैं 8 साल का या 9 साल का था, आज मैं वैसा नहीं हूं। जैसा मैं 21 साल का, 22 साल का था, आज मैं वैसा नहीं हूं। इनफैक्ट मैं लास्ट ईयर जैसा था, मैं आज भी वैसा नहीं। सो माई पर्सनैलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, धीरे 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 थोड़े थोड़े लेवल्स में चेंज होती रहती है। सो इट डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज कल्चर, आपके नॉर्म्स, आपके एटीट्यूड्स, आपके वैल्यूज, ये सब ये हमारे एनवायरनमेंट को बनाती है, विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। माहौल जो है वो, जैसे आप देखेंगे 70s का इंडिया का माहौल, 80s का माहौल, 90s का माहौल, सीधा 2020 तक हम ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं वो माहौल को लेके, इट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और धीरे धीरे चीजें चेंज होती है। एक बच्चा जो होता है, चाइल्ड जो होता है, he generally learns to behave in the ways expected by the culture of the family into which he or she is born। मतलब कि हर एक कल्चर एक डिफरेंट बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम देयर मेल एंड द फीमेल्स। और उन कल्चर्स में इवन जेंडर रोल जो है कि भाई किस तरह के कपड़े पहनना,
अलाउड है। आप कंजर्वेटिव कपड़े पहनेंगे या मॉडर्न कपड़े पहनेंगे, आप कैसी साफ सफाई रखेंगे, किस तरह का खाना पीना होगा, रहन सहन होगा, ये हमारी फैमिली से हमारे को बनता है। Whether even the thing like that, whether you will be a vegetarian or a non-vegetarian, whether you are allowed to wear jeans or you are allowed to wear dresses, ये सब जो चीजें होती है ये हमारे कल्चर से आती है। किस तरह का हेयर स्टाइल आपको अलाउड है, इवन मैंने फैमिलीज में ये डिस्कशन होते हुए भी देखा हुआ है। सो एवरी कल्चर जो है दैट एक्सपेक्ट्स डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स। एंड जेंडर रोल जो होते हैं, इवन दो आई माई नॉट पर्सनली एग्री विद, बट कुछ फैमिलीज एक्सपेक्ट करती है कि बॉयज ये कर सकते हैं, गर्ल्स ये नहीं कर सकते। तो ये सब डिटरमाइन होता है हम आपके घर के अंदर क्या चल रहा है। whether you come from a conservative family, whether you come from a liberal family, whether you come from a family which is moderate, कि जहाँ पे ठीक है कुछ चीजों में छूट है कुछ चीजों में छूट नहीं है, इनसे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है, डेफिनेटली होती है। तो जैसे बॉयज से एक्सपेक्टेशन की जाती है कंपेयर टू गर्ल्स, आई मीन लाइक आई मे नॉट अग्री विद दिस, बट बॉयज से कई बार कुछ चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई आप ऐसे बिहेव करोगे, एक्ट टफ, चलो थोड़ा टफ बनो, ये करो, जिम्मेदारी लो। गर्ल्स के साथ कुछ अलग चीजें एक्सपेक्ट की जाती है कुछ परिवार में। तो आप देखेंगे कि ये जो जेंडर रोल्स होते हैं ये बच्चों के साइकी के ऊपर बहुत असर डालता है। खासकर आप लोग अब जब 2020 के अंदर मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको इन रोल्स को किस तरह से अपने बच्चों को सिखाना है, हम आगे क्या जनरेशन तैयार कर रहे हैं, बिकॉज इट इज पास्ड अलोंग फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट। तो किस तरह से करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। अगेन, हर एक फैमिली, हर एक कल्चर का अपना सब कल्चर होता है। ये क्या हुआ कि अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं, पहली बात तो आपकी फैमिली का कल्चर, बट आपके आसपास का जो माहौल है वो भी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कोट किया है कि एक पुअर बॉय जो अर्बन स्लम में रेज हो रहा होगा, मतलब बॉम्बे के या अहमदाबाद के या दिल्ली के अगर स्लम में बड़ा हो रहा होगा, रेज हो रहा होगा, इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव डिफरेंटली देन अ वेल टू डू रेज्ड इन मिडिल क्लास। मतलब आज अगर कोई बच्चा अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में, वेल टू डू मिडिल क्लास फैमिली में अगर वो बड़ा हो रहा है, तो उससे कुछ उम्मीदें, उससे एक्सपेक्टेशंस अलग होगी, उसकी ड्रेसिंग की एक्सपेक्टेशन, उसकी बोलने की तमीज, उसकी बिहेव करने की तमीज अलग होगी। नाउ अगेन, ये सही गलत की बात यहाँ पे नहीं हो रही है सर, फिर ये भेदभाव हुआ, ये सही गलत की बात नहीं हो रही। इट इज व्हाट इट इज। सो एवरी कल्चर हैज इट्स ओन सब कल्चर। आप देखते होंगे कि हर जगह पे आज छोटे शहरों के जो बच्चे होते हैं वो बड़े शहरों से अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो क्या है, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, इफ जस्ट टू गिव यू अ एग्जाम्पल, इफ आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास हिंदू पंजाबी फैमिली, ओके, मैं अगर छोटे शहर में रहता हूँ और वही अगर अनदर हिंदू मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली विच इज लिविंग इन अ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी, उन दोनों के भी बच्चों में फर्क होगा। इवन दो रिलीजियस बिलीफ सेम है, फैमिली वैल्यू सेम है, कल्चरल बिलीफ सेम है, पर आपका जो सब कल्चर है अर्बन रूरल, इसका कहीं ना कहीं जरूर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट कम्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फैमिली। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि फैमिली इज सपोज टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बच्चा, खासकर हमारे देश में इंडिया के अंदर, माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं पर बच्चा पलता पूरी फैमिली के बीच में। हमारे यहाँ पे अभी भी वो संस्कार है जहाँ जॉइंट फैमिलीज होती है, या इवन न्यूक्लियर फैमिलीज में भी कहीं ना कहीं हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपने चाचा चाची के साथ, अपने दादा दादी के साथ कनेक्टेड है। सो एक बहुत ही अर्ली स्टेजेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। सबसे पहला तो रोल होता है पेरेंट्स का। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पर्टिकुलरली इन अर्ली स्टेजेस। पहले 6 महीने, 1 साल, 2 साल एक जो बच्ची है या एक बच्चा है वो अपने माँ बाप से सीखता है। यहीं पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात आती है जो हमने बहुत बात बोली थी, दैट द पेरेंट्स ऑफ सेम सेक्स, सेम जेंडर जो है, दे विल सर्व एज द मॉडल फॉर अ चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन। जो बच्चा होता है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो, वो अपने फादर या मदर के साथ अपना रोल मॉडल बनाता है। अब उसके अंदर भी 3 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, वो जो चाइल्ड है वो देखता है कि मेरा बिहेवियर किस तरह से मेरे फादर या मदर के साथ सिमिलर है, अपने मॉडल के साथ किस तरह से सिमिलर है। सेकेंड स्टेज में वो मोटिवेट होता है, दे ट्राई टू बी मोर लाइक देयर पेरेंट्स, कि भाई मैं ऐसा करूंगा, मुझे अपने मम्मी की तरह चलना है, मुझे अपने पापा की तरह चलना है, मुझे वही चीजें खानी है जो मेरी मम्मी खा रहे हैं, पापा खा रहे हैं। उनको कॉपी करने की ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं। और थर्ड स्टेज में एक्चुअली में क्या क्या चीजें वो अपने अंदर उतार लेते हैं ये कॉपी कर करके। सो दैट्स द रीजन पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। यहाँ पे जेंडर का जो मॉडल जो है, तो चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद पहले 2-3 साल के बाद आपका ओवरऑल घर का माहौल कैसा है, नॉट जस्ट बाय पेरेंट्स। मैं अगेन, ये भले अमेरिकन कंटेक्स्ट से लिखा हुआ है, बट इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर मैं ये बात भी बोलूंगा कि आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली में किस तरह से आप लोग रह रहे हैं, किस तरह से घर में बातचीत हो रही है,
घर में व्हाट इज द इमोशनल सपोर्ट दैट द चाइल्ड गेट्स फ्रॉम देयर फैमिली इज इंपॉर्टेंट। इवन सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का भी बहुत रोल रहता है इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, के किस तरह की रिलेशनशिप्स है भाई बहनों के बीच में। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस। चलिए, अभी तक तुम घर में ही बैठे थे, हम बात कर रहे थे पेरेंट्स से हेरिडिटी में हमें कितना मिलता है, हमारे आसपास का माहौल, मतलब हमारा घर कैसा है, हमारी नेबरहुड कैसी है, हमारे आसपास किस तरह के लोग रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली का माहौल, हमारा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फैमिली। तो अभी तक हम घर की बातें कर रहे थे, अब घर से बाहर निकलते हैं। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या बोलता है कि बिसाइड्स योर हेरिडिटी, environmental and family influences, there is greater realization than other relevant person, groups, organizations। इवन आप किस तरह की पिक्चरें देखते हैं, आप किस तरह का सोशल मीडिया देखते हैं, आपके जो किस तरह के, क्योंकि अब हम इस जनरेशन में रह रहे हैं जहां पे पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, तो आपके रोल मॉडल्स बियॉन्ड योर होम, बियॉन्ड योर रोल मॉडल कौन है, आप किस तरह से सोशलाइजेशन करते हो, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी पर्सनैलिटी पे। सो देर आर रेलिवेंट पर्सन। रेलिवेंट पर्सन कौन हो सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम योर टीचर्स, देन योर फ्रेंड्स, देन योर कलीग्स, आपके ग्रुप्स, आपके ऑर्गेनाइजेशंस, और अब बिकॉज हम इंफॉर्मेशन एज में सोशल मीडिया में रह रहे हैं, तो आपके इन्फ्लुएंसर्स, आपके रोल मॉडल्स, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं, उभारते हैं। दे आर, ये जो फैक्टर्स है सोशलाइजेशन प्रोसेस का, इट इज स्पेशली रेलेवेंट हम लोग जब ओबी की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं। ये कंपनीज के अंदर, ऑफिस के अंदर किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का एम्प्लॉयज बर्ताव करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके रोल मॉडल्स कौन है, या कौन चेंज मेकर्स है, कौन चेंज लीडर्स है। दैट्स द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ सोशलाइजेशन अगेन स्टार्ट तो वहीं से होती है, व्हेन यू डेवलप एन इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड। सबसे पहले एक बच्चा अपनी माँ से सीखता है, सबसे पहले, ऑलवेज। देन यू लर्न फ्रॉम योर अदर मेंबर्स ऑफ द इमीडिएट फैमिलीज। बट इसके बाद आप बाहर निकलते हैं, यू गो टुवर्ड्स योर सोशल ग्रुप्स। तो ये जब सोशल ग्रुप के अंदर आप जाते हैं, तो व्हाट, हु और व्हाट आर योर सोशल ग्रुप्स, यहाँ तक आप पहुंचते हैं उस वो देखने के लिए, आपको समझने के लिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आर गोइंग थ्रू योर लाइफ। अब मैं एक बात आपसे सामने रखता हूँ, आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज, आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज है, उनका बिहेवियर, जैसे आज जो कंपनीज में बात हो रही है 2020 के अंदर, 2019 के अंदर कंपनियों के अंदर जो बात होती है, उस तरह से एम्प्लॉयज बिहेव नहीं करते थे जब आप 1970s या 1980s में देखेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स में पूछेंगे, तो पहले वर्क प्लेस के अंदर स्मोकिंग यूज टू बी वेरी नॉर्मल। सो व्हाट चेंज्ड, सोसाइटी में क्या चेंज हो गया? फिर पहले इट वाज ओके टू क्रैक एन इनएप्रोप्रिएट जोक, अगर आप कोई वल्गर जोक भी क्रैक करते हैं तो प्रोबेबली इतना ऑब्जेक्शन नहीं होगा। पर आज की डेट में अगर आप देखें तो देर आर वेरी स्ट्रिक्ट सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस, वर्क प्लेस गाइडलाइंस। इवन चलो ये लॉ कानून को भी साइड में छोड़ दो, अगर आपका कोई कोवर्कर एक गंदा सा क्रूड सा जोक मारेगा तो यू विल फाइंड इट इनअप्रोप्रिएट, आपको लगेगा यार कैसी बात कर रहा है काम की जगह पे। तो एम्प्लॉयज जो बिहेव करते हैं अपने, और आपने ये भी देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का बिहेवियर अलग होता है और घर पे अलग होता है। घर पे हो सकता है कि आप अपना फिल्टर डाउन करके किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, बट जब अपनी कंपनी में, आप अपने जॉब पे होते हैं, इवन मैं जैसे आई एम अ टीचर, तो मैं जिस तरह से अपने घर पे बात करता हूँ, उस तरह से मैं अपने कॉलेज के अंदर या अपने कलीग्स के साथ में बात नहीं करता। तो ये बिहेवियर कैसे बनता है? तो कहीं ना कहीं यही बात समझी गई है रिसर्च के अंदर कि हमारा सोशलाइजेशन, हम किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से बिहेव कर रहे हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। नाउ इट इज द बिहेवियर विच अ पर्सन एक्वायर्स फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर पोटेंशियलिटीज दैट आर ओपन। आप जिस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपको, आप समझते हो कि क्या चीजें एक्सेप्टेबल है, क्या चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर कोई सिली सा जोक क्रैक करते हैं और आपके कलीग्स अगर उसको नहीं पसंद करते, तो आप समझते हैं कि आइंदा से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गॉसिप करते हैं और अगर वो गॉसिप आपके कलीग्स को नहीं अच्छी लगती, तो आप ध्यान रखते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो आप अपने आप ये सोशल लर्निंग करते हो। कहाँ से करते हो? अपने सोशल ग्रुप से, विच कंसिस्ट ऑफ योर पियर्स। पियर्स मतलब अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके साथ कौन है, अगर आप कॉलेज में, इस समय आई एम श्योर आप सब लोग कॉलेज में हो, तो आपके जो फेलो क्लासमेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। एंड बीइंग अ टीचर, मेरे को 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने देखा है कि क्लासमेट्स, बच्चों का जो ग्रुप बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं क्लासमेट से इन्फ्लुएंस होता है। कोई क्लास होती है बहुत ही आउट गोइंग, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट क्लास होती है, बिकॉज मोर और लेस वैसे बच्चे होते हैं। कुछ क्लास ऐसा होता है कि पूरा साल निकल जाता है, बहुत डोसाइल रहते हैं। तो पियर्स का बहुत फर्क पड़ता है। देन आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके मेंबर्स ऑफ वर्किंग ग्रुप एक्सेट्रा, ये सब, इनसे आप अपना बिहेवियर बनाते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट कम्स हमारा जो लास्ट
डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज सिचुएशनल कंसिडरेशन। हमने सारी बातें कर ली, हम अपने माँ बाप से क्या लेके आए, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा माहौल, हमारी फैमिली का कंट्रीब्यूशन, हम सोशलाइजेशन किस तरह से करते हैं। बट एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज सिचुएशनल कंसिडरेशन। सिचुएशन के मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती। अभी तक हम लोगों ने जितने भी डिटरमिनेंट्स डिस्कस किए, दे वर ऑल हिस्टोरिकल नेचर ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, के मेरे साथ अब तक क्या हुआ, उससे मैं कैसा बना। बट एक फैक्टर ये आता है, इमीडिएट सिचुएशन का आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। वर्तमान का, भूतकाल को साइड में रख दो, वर्तमान का आपके साथ अब जो घट रहा है उससे आपकी पर्सनैलिटी कितनी शेप होती है। तो इस चीज को समझने की साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने कहीं ना कहीं समझा और ये फाइंड आउट किया दैट इमीडिएट सिचुएशन एज अ वेरी प्री डोमिनेटिंग इफेक्ट फाइनली। मतलब आप आम तौर पे हो सकता है कि बहुत काम, बहुत कूल, कंपोज्ड हो, बट अगर कोई इमीडिएटली कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है, उस समय आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, वो आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती है। सो इस समय क्या हो रहा है, यथास्थिति क्या है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा करेगी। जैसे मैंने अभी बोला, पियर्स की, जब मैं क्लास में इसकी बात कर रहा था, कि मैं कई बार देखता हूं कि काफी बच्चे जब वो क्लास में एंटर करते हैं, ओरिएंटेशन के दिन जब मैं उनको देखता हूँ, बड़े ही आउट गोइंग, बड़े ही एक्सट्रोवर्ट, बड़े ही ब्रिलियंट लगते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स में देखता हूँ कहीं ना कहीं उनका एंथुजियाज्म कम होता जाता है। अब उसके क्या फैक्टर्स है, वेदर इट इज पियर्स, या घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कॉलेज के अंदर उनको किसी चीज में मजा नहीं आया, एग्जाम्स में कुछ अगर परफॉर्म नहीं कर पाए, तबीयत खराब हो गई, व्हाट इज हैपनिंग, वो कई बार स्टडी करना पड़ता है। वहीं पे मैं देखता हूँ कि कोई बच्चा अगर घुसता है कॉलेज के अंदर तो बहुत क्वाइट, बहुत इंट्रोवर्ट होता है, बट धीरे धीरे मैं देखता हूँ बाय द टाइम दे फिनिश देयर 2 इयर्स, दे आर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। तो सिचुएशन, हालात जो होते हैं, बोलते हैं ना साहब, वक्त बुरा नहीं होता, हालात बुरे, इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं, वक्त बुरा होता है। तो हमारे हालात कहीं ना कहीं हमें जरूर चेंज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक वर्कर ऐसा हो जिसकी हिस्ट्री अगर आप देखें कि उसकी पर्सनैलिटी इस तरह से शेप हुई है दैट देयर इज अ हाई नीड फॉर पावर एंड अचीवमेंट। हम इसकी बात करेंगे, ये नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, इसकी हम बात जरूर करेंगे आगे, व्हेन वी विल बी डिफाइनिंग एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी। तो आप देखेंगे कि बहुत ही आउट गोइंग, एकदम गो गेटर, अचीवर, ओवर अचीवर काइंड का बंदा, अगर एक हाईली ब्यूरोक्रेटाइज्ड वर्क सिचुएशन के उसको अंदर डाल देते हैं कि जहां पे बहुत ही ज्यादा लाल फीताशाही से काम हो रहा है, धीरे धीरे सरकारी तरीके से काम हो रहा है, वहां पे एकदम डाल देंगे कि भाई एक छोटा सा परमिशन लेने के लिए हमारे को 15 दिन लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो ऐसा इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आपने जरूर अपने आसपास ऐसा देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, पॉलिटिक्स में देखा होगा कि कोई लीडर है बहुत ही ज्यादा आगे आता है कि मैं दुनिया में कुछ करके दिखाऊंगा, बट वो सिस्टम में इस तरह से फंस जाता है, इस तरह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि धीरे 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 उसका पूरा एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, एग्रेसिवली एकदम उनका खत्म हो जाता है। एंड दे बी, वो ऐसा लगता है कि एकदम सुस्त है, एकदम लेजी है, दे इवन बिकम ट्रबल मेकर। पर आप ये बोलेंगे कि सर इसका अभी तक की जो हिस्ट्री थी वो तो दिखा रही थी कि दिस वुड बी अ वेरी हार्ड वर्कर, ये बहुत अच्छा गो गेटर बनेगा, बट क्या हुआ। तो आप उसको अपनी ऑर्डिनरी तौर पे किस सिचुएशन में डाल देते हो, उससे बहुत असर पड़ता है। अब आपने अपने आसपास कई पॉलिटिशियंस ऐसे देखे होंगे या कई ऐसे लीडर्स देखे होंगे जो घुसते हैं पॉलिटिक्स के अंदर कि नहीं हम दुनिया को चेंज कर देंगे, हम समाज को चेंज कर देंगे। मैं अभी क्लास के अंदर बच्चों का जैसे एग्जांपल दे रहा था, सम स्टूडेंट्स कम विद अ लॉट ऑफ होप, लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, बट अगर उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रॉम देयर बॉसेस, फ्रॉम देयर टीचर्स, फ्रॉम देयर कलीग्स, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतनी मेहनत कर ले तो क्या होता है। यहाँ पे एक किस्सा मेरे दिमाग में आता है कि हाथी, आप जानते हैं कि हाथी कितना बलपूर्वक होता है। हाथी को आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर हाथी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, व्हेन अ बेबी एलिफेंट इज बोर्न, हाथी के अंदर असीम ताकत होती है। इवन एक जो हाथी का बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, 15 दिन का, 20 दिन का भी हाथी का बच्चा होता है, वो एक इंसान से तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। क्या होता है, जैसे ही हाथी पैदा होता है तो उसको देखो, अभी उसकी हेरिडिटी के अंदर तो पावर आई, एग्रेशन आया, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी सब कुछ ठीक ठाक हुए, बट क्या हुआ, आपने उसको चेन में बांध दिया। तो कैसे हाथियों को ट्रेन करते हैं कि उनको एक चेन से बांध देते हैं, फिर चेन में बंधे रहते हैं, वो थोड़ा खींचते हैं, देखते हैं, वो देखते हैं नहीं हम निकल नहीं पा रहे, हम अपनी बंदिशों में फंसे हुए हैं, तो धीरे 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 वो कहीं ना कहीं ट्राई मारना छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, मोटी चेन से उनको पतली चेन में बांधा जाता है, तो वो पतली चेन को भी तोड़ने की कोशिश नहीं करते, उनको लगता है नहीं हमारे पाँव में अभी भी बेड़ियां हैं। फिर धीरे धीरे जो महावत है या फिर जो जो उनके ट्रेनर्स होते हैं, वो पतली चेन भी हटा के उनको एक मोटी सी रस्सी बांध देते। इवेंचुअली इवेंचुअली हाथी इतना ज्यादा
हताश हो जाता है, इतना ज्यादा वो, मतलब ट्रेन जिसको आप लोग ट्रेन बोलेंगे, मुझे ये लगता है कि उसका साइकोलॉजिकल जो कंपोजिशन है इतना ज्यादा मेसअप हो जाता है, उसको लगता है क्या फायदा ट्राई करने का, लास्ट में तो मैं छूट के भाग ही नहीं पाऊंगा ना, मैं बंधा ही हुआ हूं। तो आप उसको फिर जब आप देखते हैं, जब हाथी एकदम बोलते हैं कितना वेल ट्रेंड हाथी है, उसको कोई चेन नहीं लगाओ, कोई बेड़ी नहीं लगाओ, कोई रस्सी नहीं लगाओ, तो भी वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है, जो महावत उसको बोलता है करता है, बोलता है सिट तो सिट, स्टैंड तो स्टैंड, करतब दिखा के दिखा देता है। तो क्या हुआ, इतना पावरफुल क्रीचर, इतना ब्यूटीफुल क्रीचर नेचर का, उसके हालात उसको फ्रस्ट्रेट करते हैं, उसको एकदम ठंडा कर देते हैं, उसको एकदम उसका जो जोश है उसको पूरा कर देते हैं। यही बात इंसानों के साथ होती है। ये आप जाते हैं उम्मीदों के साथ, आई होप ऐसा आप ना करें और इस चीज से सीखे जो मैं बात बोल रहा हूँ, कि जब भी अब कहीं पे निकले अपनी सिचुएशन को अपने आप को अफेक्ट मत करने दे, और अगर अफेक्ट करती है तो पॉजिटिवली अफेक्ट कर, डेफिनेटली। एक कोट में बोल के ये बात को खत्म करना चाहूंगा, जो सिचुएशन की बात हो रही है हमेशा से याद रखिएगा, ये लीडरशिप के अंदर कोट आएगा, बट इधर जस्ट मेरे मन में आ रहा है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। रिमेंबर, अ पैक ऑफ शीप लेड बाय अ लायन कैन डिफीट अ पैक ऑफ लायंस लेड बाय शीप। मतलब कि अगर आप सिचुएशन के अंदर अगर आप आगे आते हैं और अपनी सिचुएशन को अपने आप पे हावी नहीं होने देते, आप अच्छे से अच्छे इंसान को हटा देते हैं। मुझे पता है ये कोट लीडरशिप के ऊपर ज्यादा आएगा, बट जस्ट ये आपके दिमाग के अंदर अभी से बात डालना चाहता हूं, बिकॉज आप लोग इस समय अपने एमबीए जर्नी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्राई टू डू नॉट यू गेट अफेक्टेड बाय द सिचुएशंस, बाय इमीडिएट सिचुएशंस, एंड हमेशा जो भी आपके ऊपर विपदा आती है या जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, उसको बैलेंस तरीके से देखिए, तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। राइट, तो ये जो डिटर्मिनेंट्स थे पर्सनालिटी के, हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी हेरिडिटी, हमारे माँ बाप से, हमारे पूर्वज से, हमारे बाप दादा से हमको जो पर्सनालिटी मिलती है, दैट इज योर हेरिडिटी। देन योर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इंक्लूड्स आपके घर का माहौल, आपके आड़ोस पड़ोस का माहौल, आपका शहर, अर्बन रूरल, ये सब चीज आपका एनवायरमेंट बनाती है। आपकी फैमिली, फैमिली मतलब इंडियन कंटेक्स में नॉट जस्ट योर पेरेंट्स, नॉट जस्ट योर सिबलिंग्स, योर एक्सटेंडेड फैमिली, हम लोग बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली पे। देन सोशल फैक्टर्स, आप किस समाज में उठते बैठते हैं, आपकी कम्युनिटी, आपके वर्क प्लेस, आपके कलीग्स, आपके स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, ये आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली लॉस्ट द लीस्ट, आपकी इमीडिएट सिचुएशन, इमीडिएट हालात कैसे हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा इस डिस्कशन के अंदर। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। मजा आएगा आपको, और मैं आपको जरूर उस समय इन्वाइट करूंगा कि देखिए कि आपके अंदर कौन से बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है। राइट, सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।